हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि सीटेट में आपका 6th, 7th और 8th क्लास का जो एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस आते हैं, यानी एसएसटी हो चाहे साइंस हो, तो ये आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो आपका ये हिस्ट्री का क्लास 6 का है। चैप्टर नंबर क्या है? 7 है। और 1 to आपको 1 to 6 लेसन आपको करवा दिया गया है। और ये आज का चैप्टर है आप लोगों का 7, यानी चैप्टर नंबर 7 अध्याय 7 है आपका, जो राज्य से साम्राज्य की ओर है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। इस अध्याय में रोशन के रुपए वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया जाता है और फिर इन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित कर दिया जाता है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देशन पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करेंगे कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। तो उसके बाद देखिए आपका यह है आपका 3 शेरों वाला, क्या है? शेरों वाला स्तंभ शीर्ष है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आपका लिखा है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। यानी अशोक के दादा का क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चाणक्य व कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की उसके बाद है आपका चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। चाणक्य कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब से मिलते हैं। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो सहायक थे वो कौन थे? तो चाणक्य थे। और चाणक्य की जो किताब थी उसका क्या नाम था? तो अर्थशास्त्र नाम था। ठीक है, उसके बाद देखिए साम्राज्य में बहुत से नगर थे। यानी जो अशोक का साम्राज्य था उसमें बहुत नगर थे। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तो दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी मार्ग से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते होंगे। ठीक, उसके बाद देखिए साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते होंगे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाकें भी पहनते होंगे। तो ये देखिए आपको एक मैप दिखाया जा रहा है। तो मैप में क्या है? तो मैप में लिखा है कि मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों की प्राप्ति स्थल, यानी कहाँ कहाँ से कौन अभिलेख प्राप्त हुए, कौन कौन से नगर प्रमुख थे। तो देखिए जो ये रेड कलर से है ये क्या है? अभिलेख है। ठीक है, ये अभिलेख है आपके। ठीक है, अभिलेख है। और दूसरा क्या है आपका? जो ब्लैक कलर से हुआ है यानी काला कलर से हुआ है, इनको क्या कहेंगे? नगर कहेंगे। ये नगर को दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न थे। तो राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न थे ये आपको बताना है। तो चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती थी। उसके बाद है आपका साम्राज्य का प्रशासन, यानी साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण रहता था। इसका मतलब हुआ कि इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों में से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता होगा। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे और अधिकारी उन्हें सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्रीय प्रांत थे। इन पर तक्षशिला उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बना दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता होगा। उसके बाद है आपका प्रादेशिक केंद्रों के विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में एक
शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थी। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है, यानी जो चाणक्य की बुक थी अर्थशास्त्र, उसमें यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते होंगे और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे जहां रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर देते होंगे। अब देखिए नजराना क्या होता है। नजराना क्या है, तो यह जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना नियमित अनियमित रूप से भी संभव होते थे, इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे, यानी स्वयं वो अपने आप से देते थे। अब देखिए क्या है, राजधानी में सम्राट, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ लिखा उसका विवरण इस प्रकार है। ठीक है, जो मेगास्थनीज की बुक थी उन्होंने उसमें लिखा था कि यहाँ पे देखिए, या उनके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का, यानी जो सम्राट था, जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत, यानी सोने और चांदी से लदे हुए हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उन्हें खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। उसके बाद है आपका, और पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा है उन्होंने, तो यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने होते हैं। राजा का महल भी काठ से बना है और जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया जाता है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। उसके बाद है आपका अशोक। अशोक कौन था, और एक अनोखा सम्राट। ठीक है, तो अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। यह पहले ऐसे शासक जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। किसमें है, अब अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किसमें है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। तो चलिए आगे है आपका अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय किया कि वह विश्व में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। उसके बाद है आपका कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। जो अशोक का अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध का भी वर्णन हुआ है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे बहुत अपार दुख हुआ। क्यों, जब किसी भी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। उसके बाद है, इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करके एक दूसरे को उसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा होता है। यह एक अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में मैं इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्होंने यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, यानी धर्म को कैसे बनाया जाए, धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, उसके बाद है अशोक का धर्म क्या था, यानी अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही वह उनका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिसके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और उन्हें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवर की बलि चढ़ाई जाती थी और दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्हें धम्म महामत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे।
इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रचारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उन्होंने श्रीलंका भेजा। यानी किसका प्रचार करने के लिए? धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किसको भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। उसके बाद है आपका, उन्होंने सड़कें खुदवाई, कुएं बनवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। उसके बाद देखिए अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था, यानी जो प्रजा है उसके लिए अशोक का क्या क्या संदेश था। तो देखिए उनका संदेश था, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है। जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को मानने लगे तो ज़्यादा फलदायी होगा। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? तो ये हैं क्या क्या रीतियाँ हैं? अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मण तथा श्रमणों को ध्यान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा ना करना। दोनों ही बातें गलत है। यदि हर किसी की दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। इसलिए हर किसी को दूसरे। उसके बाद देखिए आपका, इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। और उसके बाद है आपका, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। देखिए ये क्या है? अक्षर अ है। इसको कैसे कैसे लिखा गया है? तो देखिए अ को कैसे लिखा गया है? आरंभिक ब्राह्मी लिपि में इस तरह लिखा जाता है, देवनागरी में ऐसे लिखा जाता है, बांग्ला में ऐसे और मलयालम में ऐसे। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन आंसर है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।